तो जो शख्सियत आज हमारे साथ बैठी हुई है, वो जो डूबती जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसको उठाने का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं, और जिसमें कुछ राजनीतिक बातें भी होंगी, कुछ गैर राजनीतिक भी होंगी। उनके अनुभव भी साझा करेंगे। आखिर उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनका जो शासकीय कर्मचारी का जीवन था, उसको लेकर क्या अनुभव है जो आपके काम आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, पॉलास हलचल पर। अच्छा, आप बताइए, आपका राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू होता है? मेरा राजनीतिक जीवन होता है सर दिसंबर 2022 से। 2022? जी, मैं सितंबर 2022 में रिटायरमेंट हो गया था और दिसंबर 2022 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। अच्छा, ये शासकीय सेवा में आप कैसे प्रवेश हुआ आपका? कैसे प्रेरणा मिली आपको? क्या प्रेरणा मेरी पारिवारिक है सर। जी। मेरा परिवार शुरू से कांग्रेस में रहा है। मेरा छोटा भाई अशोक अग्रवाल, जिसे अशोक ठेकेदार के नाम से जानते थे, बदरवास में वो किसी कारणवश खत्म हो गए, तो वो पूरा अपना जीवन भर कांग्रेस ही रहे। उसके पहले भी मेरे एक रियल तो नहीं थे, लेकिन रिश्ते में चाचा जी थे, जो चिंतामणि जैन वकील साहब कॉलर्स में। वो तो बहुत जी, तो चर्चित एडवोकेट रहे। और वो सन 72 में यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, जब आदरणीय प्रकाश चंद्र सिटी जी मुख्यमंत्री थे। तो मेरा कांग्रेस से पारिवारिक संबंध रहा। विधानसभा का चुनाव लड़े थे? कौन सा सर? विधानसभा का चुनाव लड़े थे चिंतामणि वकील साहब? हाँ, विधानसभा का, कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से। तो सामने कौन, जनसंघ से था कोई या नहीं? जनसंघ भारतीय जनता पार्टी। पौरी के क्या नाम था उनका? जगदीश वर्मा। जगदीश वर्मा जी। तो जगदीश वर्मा जी थे उस समय, इन्होंने चुनाव लड़ा था। जी हाँ। तो उस समय आप कर्मचारी रहे होंगे? नहीं, मैं कर्मचारी नहीं था उस समय। सन 72 में, मेरा 60 का जन्म है। अच्छा। लेकिन मैं तो आपका शासकीय सेवा में प्रवेश कैसे होगा? शासकीय सेवा में तो मैं अपने समाज के हिसाब से और उसके हिसाब से अपना व्यापार करता था। अब शुरुआती दौर पे तो मेरा इंटर कॉल लेटर आया। पहले रोजगार कार्यालय से कॉल लेटर आते जी। तो मेरा रोजगार कार्यालय में पंजीयन होता था और वहीं से कॉल लेटर आता। तो कॉल लेटर आया तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार इसमें आबकारी आरक्षण लिखा हुआ है। तो मैंने पता पड़ा कि यार के तो लोगों ने मुझसे जाके तो बहुत अच्छी नौकरी, भैया चले जाओ। तो आपने उसके लिए अप्लाई किया होगा? नहीं, अप्लाई नहीं किया। उन्होंने तारीख दे दी थी कि आपको फला तारीख पे कलेक्ट्रेट में इंटरव्यू देने आना है। तो मैं सबसे पहले शिवरी गया, वहाँ से सिलेक्ट हुआ। फिर मुझे एक पत्र मिला कि आपको फला तारीख को SF ग्राउंड पर पहुँचना है। तो 6-7 दिन SF ग्राउंड पर फिजिकली सब तरह के टेस्ट हुए, और वहाँ के बाद में फिर मैं घर पे आ गया। तो लगभग 7-8 दिन बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और उसमें आ गया कि आपकी पोस्टिंग शिफ्ट की जाती है। ऐसे में आया। ये तो बड़ी आपको लगा होगा चमत्कार सा हो गया? जी, चमत्कार है, सही बात है। अच्छा, एक बताइए, आपके सरकारी कार्यकाल का सबसे यादगार या चुनौतीपूर्ण अनुभव कौन सा रहा? चुनौतीपूर्ण अनुभव कुछ रहे था, जैसे हमारे आदरणीय विधायक महोदय थे मथुरा के, क्या नाम से, पूरन सिंह। एक बार हम उनके गांव में दबिश करने गए, नन्हे गुरुदेव जी के यहाँ। ठीक है जी, नन्हे गुरुदेव जी के यहाँ दबिश करने गया था। तो जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लगभग एक घर और था, वहाँ भी गुरुदेव का ही मोहल्ला है खेत पे, कि तुम वहाँ चले जाओ यार, उनके क्या नाम से एक सिपाही ले जाओ और उनको पकड़ लो। मैंने उन्हें बहुत कहा, मैंने कहा साहब उन्होंने बहुत पहले ही बंद कर दी, अपन ने पहले केस बनाया था। वो नहीं माने तो मैंने कहा भैया सब इंस्पेक्टर हैं, आज्ञा का पालन करना होगा। मैं 2 सिपाही लेके वहाँ चला गया। वो किस्मत से जुआ खेल रहे थे। मतलब उस समय पूरन सिंह जी विधायक थे? नहीं, उसके बाद की। हाँ, ये घटना मैं समझता हूँ लगभग 2000 के आसपास है, सन 2000। तो मतलब उससे 98 से 2003 के बीच ओम प्रकाश जी MLA थे? हाँ, ओम प्रकाश सिंह नहीं, उसके पहले थे जी पूरन सिंह जी। हाँ, उनसे पहले थे, 92 से 97 जी, है ना? जी, अब हो गया हमारे कांग्रेस ही थे, इसलिए उनका नाम ही याद रहता है मुझे, पूरन सिंह जी का। तो अच्छा, जब आप कर्मचारी थे उस समय भी आपका राजनीतिक झुकाव था पार्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा पूरा फोकस अपने काम पर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वो यादगार पल कैसे बना आपका? चुनौती यादगार पल ऐसे बना कि वो जो जुआ खेल रहे थे खेत में जी, तो उन्होंने समझा कि हमें पुलिस जुआ में पकड़ने आई है, और हम गए थे दारू पकड़ने।
तो जैसे ही उनके पीछे भगे तो वो अपने ताश माश की गड्डी उठा के भगे, तो हम 2 खेत पीछे पड़े और 2 खेत बाद में लौट के सड़क पे आ गए और हम भी सड़क पे आ गए। ठीक। अब परिस्थिति क्या हुई कि हमने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया, हमने समझा कि पहले मुलजिम पकड़ लें, उसके बाद उसके उनके घर की तलाशी लें, और उनके दिमाग में ये फीलिंग थी कि हम किसी तरीके से पुलिस से छूट जाएं, जुआ पकड़े हुए। तो उन्होंने संवाद न करते हुए सीधा हाथापाई उतर गए। अच्छा, हमला कर दिया। हमला कर दिया। हमले के दौरान एक सिपाही के हाथ में भी डंडा पड़ा, वो हो गया घायल। तो एक सिपाही और दूसरा था, तो मैंने सोचा कि अब जी गुर्जर लोग उतारू हो गए और हम 2-3 लोग हैं, या मैं मार देंगे। तो मैंने उस सिपाही को इशारा किया, उसके पास डंडा था, मेरे पास डंडा नहीं था। तो मैंने यार अब क्या देख रहा है, मैंने वह इशारा किया। अब चूंकि वो भी ताज में था, तो उसने गलती से उस गुर्जर के सीधे खोपड़े में लठ मार दिया, तो एकदम खोपड़ा फटा और उनका जो तुल्लाड़ा उछटा। तो मैंने कहा यार जी तो बहुत गड़बड़ हुई, भागो हम यहाँ से। तो हम वहाँ से भागे, तो हम नहीं भाग पाए, उसके पहले वो लोग इकट्ठे हो गए और वो जो दरोगा जी नन्हे गुर्जर जी के यहाँ दबिश दे रहे थे, वो यहाँ पहुँच गए और उनके बेटे आबकारी वाले जी हैं, मेरे से बस हो गया उदमबाजी हो गया। हमने सोचा कि हम चलो दरोगा जी के यहाँ पहुँचे। हमने जैसे देखा कि दरोगा जी के यहाँ भी भब्बड़ हो रहा है, और जैसे गाड़ी पहुंची तो उन्होंने पत्थर पटकना चालू कर दिया, तो बोनट तक घुस गया हमारा। तो उसमें एक प्राइवेट कर्मचारी भी घायल हुआ था जो वहीं खड़ा था। अच्छा जी, उसका नाम नंद किशोर लोधी था। वो किसी कारण में उसमें खड़ा होगा, उन्होंने सोचा कि इनके साथ आया, तो उन्होंने की एक महिला आई और उसने एक हंसिया उसकी मुड़ में दे दिया, इतना बैठ गया। अच्छा, हाँ, अब हंसिया बैठ के बहुत मतलब प्राणघातक हमला। प्राणघातक हमला। अब मैंने कहा जी क्या करें इसका, तो मैंने उसे गाड़ी में डाला और मैं यहाँ क्या नाम से हॉस्पिटल लाया। अच्छा, इधर सब अधिकारियों को हमने सूचना कर दी। राम राजा सिंह तोमर उस समय सब इंस्पेक्टर थे रन्नौत थाने के। अच्छा, राम राजा सिंह, हाँ, मतलब वो मथुरा रन्नौत थाना में लगता है। तो मैंने यहाँ से पहुँच के अपनी तरफ से FIR दर्ज कराई। आपने समय FIR दर्ज कराने के दौरान वो दरोगा जी पूरी टीम को लेकर गाँव पहुँचे, हमें ले गए। जब तक क्या हुआ कि वो गुर्जर समुदाय के लोग भी मिल गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने क्या किया कि हमारे दरोगा जी और अन्य फोर्स को उन्होंने घर के अंदर बंद करके और ताला लगा दिया, मतलब बंदी बना दिया। बंदी बना दिया और बहुत दबंगी थी। हाँ, और ऊपर से उन पर घास कूड़ा गोबर ये भी पड़ गए, वो पटोर कच्ची पटोर थी। तो जैसे ये दरोगा जी पहुंचे तोमर साहब, तो वो एकदम सब शांत हो गए। तो उन्होंने पहुंच के पहले हमारे फोर्स को निकाला, दरोगा जी को निकाले। बेनीराम बघेल हमारे उस समय जो है सब इंस्पेक्टर थे कॉलर्स में, और मैं यहाँ आरक्षक के पद पर पदस्थ था। तो वो निकालने के बाद में वो बोले उन गुर्जर समाज से कि पहले हम इन लोगों को करें यहाँ थाने में, उसके बाद आपको बुलाने आ रहे हैं। तो किसी ने उन्हें सलाह दी, तो वो हम लौट के दोबारा पहुँच जाता, वो ताले लगा के भगे। गाँव में एक आदमी नहीं, तो एक तरफा कार्रवाई हुई। अच्छा जी, एक तरफा कार्रवाई। तो उस समय आपको ऐसा लगता था कि कोई राजनीतिक दबाव काम करता है? नहीं, हाँ, राजनीतिक आश्चर्य नहीं था, वो तो अचानक की घटना हुई। मतलब उस दौर में ही नहीं था, गलत फहमी में घटना हुई। अच्छा, नहीं, मेरा मतलब है जो जिस दौर में आप कर रहे थे ये सभी कार्रवाइयाँ इतने बड़े लोगों के यहाँ जी, तो उस दौर में राजनीतिक दबाव उतना था जो अभी चल रहा है? सही नहीं, राजनीतिक दबाव उतना नहीं होता था। बाद में जरूर मैंने सुना तो पूरन सिंह जी के लड़कों ने थोड़ा सा उनका सपोर्ट किया, लेकिन चूंकि कायमी जब कायमी हो चुकी थी, उसके बाद तो उससे एक तरफा कार्रवाई थी। क्या गुर्जर लोग आए नहीं रिपोर्ट कराने, और उनके लग गई तो उन्होंने भगवान जाने का पट्टी कराई। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस ने उन्हें बंद किया, और लगभग हमारे मेरे दरोगा जी के सबके बयान हुए यहाँ कॉलर्स न्यायालय में। तो ये पल आपके लिए यादगार भी है और चुनौतीपूर्ण भी, दोनों ही। और आपके कर्मचारी जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, ऐसा कुछ याद रहता है? देखो, कठिनाइयाँ तो जो शासकीय कर्मचारी अपने काम पर फोकस नहीं करता है, ध्यान नहीं देता, लापरवाही करता है, और जो काम नहीं सीखता, वर्क नहीं सीखता है, उसको तो परेशानी है। और जो अपना ईमानदारी से वर्क करता है और सबसे पहले काम के आज लिखा पड़ेगा या फील्ड का, उसको अगर वो अच्छी तरह से समझ लेता है, उस व्यक्ति के लिए कोई परेशानी नहीं। तो मेरे लिए इसलिए परेशानी नहीं आई कि जब मैं सन 85 में भर्ती हुआ तो मैंने 6 महीने में लगभग आबकारी विभाग का पूरा लेखा जोखा, यानी यह आती 6 महीने बाद दरोगा जी पूरी ऑफिस का काम मेरे से कराते थे। अच्छा, हाँ, यहाँ तक ठीक है, 1-2 साल बाद तो ये स्थिति हो गई कि अन्य हमारे दरोगा जी मुझसे पूछते थे, यार दीवान जी, मुंशी जी, इसमें कौन सी GLC लगा, कौन सी धारा लगा। मतलब मैंने फोकस कर दिया, मतलब उसको पूरा पी लिया था आपने, तो उसका मुझे लाभ भी मिला था।
अच्छा अच्छा। ईमानदारी से काम करने का, और ये काम करने का मुझे एक लाभ मिला कि मेरा जब प्रमोशन हुआ आरक्षक से मुख्य आरक्षक के जी। पद, ग्वालियर में मैं एक्साइज कमिश्नर का बना रहा, तो 14, 15, 16 3 साल वहाँ में रहा। और उसके बाद में 16-17 में फिर मैं कॉलर्स आ गया। तो मेरे 38 साल में मैं रिटायरमेंट हुआ। तो 38 साल के जीवन काल में मेरे 3 साल ग्वालियर गुजरी, और भगवान की कृपा से और अपनी मेहनत, ईमानदारी और काम की लगन से मेरे 35 साल साहब कॉलर्स में गुजर गए, और लास्ट में मैं कॉलर्स से रिटायरमेंट। अच्छा, यही है रिटायरमेंट। जी। अच्छा, जब आप रिटायरमेंट हुए जी। तो फिर आपने राजनीति में आने का फैसला किया, तो उसमें परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहना था परिवार वालों का? परिवार वालों का वैसे तो साहब देखो, मेरा एक विचार था कि अपन ने 38 साल काम किया है नौकरी में, और लगभग 40,000 के आसपास अपन को पेंशन मिलेगी, और ठीक है अपन ने अनैतिक काम नहीं किया इसलिए अपन ने पैसे नहीं जोड़ पाया, पर कम से कम अपन उससे अपना भरण पोषण हो जाएगा। तो मेरे 6 महीना पहले से साहब ये विचार थे कि मैं किसी मंदिर पर रह के, या मान लो बाबा बन के, या किसी तरीके से भजन पूजन करूं। तो जैसे ही मैं रिटायर हुआ, तो सबसे पहले मैं रिटायर होने के बाद पहले मैं थोड़ा गाता बजाता भी था। अच्छा, संगीत का भी शौक था? शुरू में हमारे अशोक चौक ऐसा समय मिल जाता था? नहीं, गाने बनाने को मिल जाता है। ड्यूटी से 6-7 बजे निकल गया, मंदिर पे 11 बजे तक बैठना है। तो वो मुझे पुराना ध्यान आ गया। तो मैं सबसे पहले अपने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो वहाँ भजन गाने पहुँच गया। वहाँ कुछ राजनेता भी बैठे हुए थे। तो भजन गा के मैं निपटा, तो श्याम मुखी के घर आए, अरे काय को बोले नीमान जी भजन में पढ़ रहे हो तुमने बहुत जिंदगी भर किया, तुम चलो ये काम करो, आपका परिवार शुरू से कांग्रेस ही रहा है और आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा साहब मैं विचार करूँगा। अब मैंने वो विचार किया तो कुछ मेरी अचानक साहब ऐसी भावना पलटी कि मैं सीकरी जाके, उस टाइम हमारे जिला अध्यक्ष थे श्री प्रकाश शर्मा जी। हाँ ठीक है। तो मैंने जैसे हमारे भाई का अशोक ठेकेदार का परिचय दिया तो वो पहचान देंगे, तो उन्होंने तत्काल मुझे ज्वाइन किया, और मेरी जो है वो। तो ये अभी विजय चौहान साहब से पहले थे वो? नहीं, वो पहले थे, है ना, उसके पहले ही रह चुके हैं वो? हाँ, पहले भी रह चुके हैं। तो उस समय दिसंबर 22 में जिला अध्यक्ष थे श्री प्रकाश शर्मा। अच्छा अच्छा। तो मैं पहुंचा, जैसे तत्काल उन्होंने मेरी सदस्यता रसीद काट दी, और जैसे ही मैं कॉलर्स आया तो मेरी योग्यता को देख के या मेरे समर्पण को देख के यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष थे अशोक शर्मा जी, आते ही उन्होंने तत्काल मुझे लेटर दिया कोषाध्यक्ष पर। और जैसे ही विजय चौहान जी हमारे जिला अध्यक्ष बने, तो उन्होंने तत्काल जो है लेटर लिखा, और वो भोपाल गए, हमारे संगठन प्रभारी हैं राजीव जी, तो वहाँ से कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे उनसे साइन करके भोपाल से लेटर ला के मुझे दिया। तो उस दिन से मेरे पास 2 पद हो गए जी। अच्छा, ये आप प्रशासनिक टीम में ही रहे जी, उसके बाद अब यहाँ भी आप पद संभाले हुए, दोनों की भूमिका में कितना अंतर पाते हैं? इसमें राजनीतिक में और ऐसे आपने प्रशासनिक कर्मचारी के तौर पे भी काम किया जी, अब आप राजनीतिक तौर पे भी पद के ग्रहण किए हुए हैं जी, दोनों की भूमिका में कितना अंतर है, चुनौती में, कठिनाई में, कुछ ऐसा? दोनों की देखो भूमिका अलग है। राजनीति एक अलग विषय है और सर्विस एक अलग विषय है। अच्छा। हालांकि मैंने एक अनुभव किया कि सर्विस में कुछ राजनीतिक आक्षेप रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बड़ौदा पहुंचे आदिवासी मोहल्ले में, तो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मगर सरपंच राय से बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी। तो हमने दबिश दी, तो हमने 1-2 घर में शराब पकड़ ली, जब तक ये सरपंच साहब कहीं से आ रहे थे। अब हमें पता नहीं था कि ये हमारे विधायक महोदय महेंद्र भाई साहब के नशे में, ये हमें मालूम नहीं था। तो आन के उसने आओ ना ताव देखा, और वो तो बढ़ गया हमको पोस्ट में। हमें जब पता पड़ा तो नीचे पहुंचेंगे, और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। और हमने तो जो भी मतलब अपने रसूख का वो दिखा रहा था, हमने कार्रवाई की और उसे गाड़ी में पटक लिया, और पटक के आबकारी थाने पर गया कोलारस। जैसे ही लाए तैसे ही महेंद्र भाई साहब का फोन तो नहीं आया, उनके असिस्टेंट चंदू भाई का ठीक है, कह रहे यार क्या करते हो, हमारा कार्यकर्ता है और आप उसको पकड़ लाए हो जी। और तो हमने कहा कि उसे घर पर दारू मिली है, और कार्रवाई के दौरान वो असभ्यता से पेश आने लगा दरोगा जी से। तो क्या करते, नहीं लाते। तो वो लास्ट में जो हुआ आक्षेप से कि जो कार्रवाई करना थी वो नहीं कर पाए, और साधारण धारा 34 में एक छोटा सा 2 लीटर का उसका केस बना दिया, 500 रुपये जुर्माने। धारा 34 में क्या होता है, मतलब कहीं शराब मिल जाती है तो उससे नहीं, उसका एक सिस्टम है साहब कि 50 लीटर तक यदि किसी पे शराब मिले
ठीक है। तो वो साधारण केस माना जाता है, जिसे हमारे सब इंस्पेक्टर को ही पावर है उस पर क्या नाम से उसकी जमानत देने का, ठीक है। और मजिस्ट्रेट को भी पावर है कि वो उस पर जुर्माना करे, और 50 मीटर से यदि 51 मिलती है तो वो 34(2) हो जाता है। तो 34(2) में फिर मजिस्ट्रेट उनकी जमानत नहीं लेता, यहाँ जमानत के कागज लगते हैं, साथ यहाँ से भी खारिज हो जाती है, सीबी से हो जाती है, और लास्ट में उसकी हाई कोर्ट से जमानत। तो ये कभी अपन सुनते हैं पुलिस वालों ये बताते हैं कि अवैध शराब बरामद हुई, कच्ची शराब बरामद हुई, कई मामलों में पुलिस किसी फिल्म में भी दिखाया गया है कि इस पर शराब रख दो, केस बना दो। तो शराब आ कहाँ से जाती है पुलिस पर? नहीं, वैसे देखो शराब तो चाहे 1 लीटर पहले कच्ची तो अवैध ही मानी जाएगी। अब आप कह रहे हो कि आ कहाँ से जाती है, तो मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति से बरामद होती होगी। चलिए एक दूसरे पे से बात करते हैं। अब आप राजनीति में हैं, जनता की समस्याओं को हल करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि साहब, पहली बात तो कांग्रेस एक सर्व गरीब और सर्वहारा वर्ग की पार्टी रही है, वो देख के भी मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। तीसरी बात, अभी हमारा शासन नहीं है, अभी हमारा शासन नहीं है, और हाँ ये स्थिति है कि केवल भाजपा तरफ से एक शेर छुटा हुआ है, आदरणीय महेंद्र यादव जी। यानी भाजपा के लोग भी परेशान हैं, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा। भाई साहब के यहाँ से उनके असिस्टेंट का कहीं भी थाने में कहीं भी फोन आ जाएगा तो सिर्फ वही काम होगा, बाद बाकी भाजपा के लोगों के भी काम नहीं हो रहे, तो हम कांग्रेस वाले हमारा क्या होगा? इसलिए हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया था, सिंधिया जी आए थे परसों, जल सुनवाई में, तो वो एक व्यक्ति ने शिकायत की कि साहब जो है शराब की कीमतें कम की जाए। बिल्कुल उसने साहब सही शिकायत की। क्यों सही शिकायत की? कि हर साल ये ठेकेदार या अन्य कोई लोग जो है कीमत नहीं बढ़ा रहे साहब, ये शासन कीमत बढ़ा रही है अपने लोभ लालच के लिए। भाजपा सरकार क्यों बढ़ा रही है कि हर साल जो है इसी तरीके से यदि शराब की कीमतें बढ़ती जाएंगी तो उसका सबसे बड़ा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है, मजदूर वर्ग पर। क्योंकि 90% मजदूर वर्ग शराब पी रहा है, असर तो नहीं पड़ता। ये इसकी सच्चाई क्या है वैसे? सच्चाई इसकी साहब ये है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सच्चाई इसकी है सर, शराब की रेटों को लेकर, शराब की रेटों को लेकर कि हर साल शासन, खासकर जब से भाजपा सरकार आई है, हर साल 20% का ऑफर होता है। ठीक है, ठेकेदार थोड़ा सा पैसा दे आते हैं तो 15% हो जाता है। तो जब सरकार 20% रेट बढ़ाती है तो एमआरपी और एमएसपी जो पौवा आदि बोतल पर पड़ी रहती है, तो 20% जब सरकार बढ़ाती है तो वो भी एमआरपी और एमएसपी बढ़ा देती है। ठीक, जब एमआरपी मतलब जो उस पर बढ़ाती है तो उसमें प्रिंट आ जाता है ना? फिर जैसे जो नई बढ़ाई होगी ना, 31 मार्च को हमारा ठेका खत्म हो जाता है शराब का, 1 अप्रैल से नया ठेका चालू होता है। तो जो नई भर्ती होती है उनमें एमआरपी एमएसपी बढ़ के आ जाती है, यानी वो 20% के हिसाब से 10-20 रुपये को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से साल दर साल ये 20% बढ़ाते जाते हैं और दारू की रेटें बढ़ रही हैं, इससे गरीब आदमी मारा जा रहा है। तो जो प्रिंट रेट है जी, शासन का नियम क्या कहता है? प्रिंट रेट पर क्या दो तरह की एमआरपी और एमएसपी। तो एमएसपी का मतलब ये होता है जैसे आप ये मान लो कि वर्तमान में देसी प्लेन मदरा की, ठीक है, एमएसपी है 60 रुपये। या बंद कर ले, कहा को डिस्टर्ब होता सीधे बढ़ा को देता दिमाग, साइलेंट करो है। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी ठेके चल रहे हैं, जितनी भी शराब आ रही है देसी विदेशी, सब पर प्रिंट रेट आ रहा है लिखा। ठीक है, तो अब इसका मतलब एमएसपी और एमआरपी का ये होता है कि वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में एमएसपी 60 रुपये देसी प्लेन मदरा के पाव और एमआरपी है 70 रुपये। इसका मतलब ये है कि ठेकेदार 60 रुपये से कम नहीं बेचेगा और 70 रुपये से ज़्यादा नहीं बेचेगा। ये नियम है, ये नियम है। अगर मान लीजिए कोई इसका उल्लंघन करता है तो संबंधित आबकारी सब इंस्पेक्टर ओवर रेट का केस बना। अच्छा, और ओवर रेट का जब केस बन जाता है तो क्या चार्ज बनते हैं? तो हम ओवर रेट का, जैसे सब इंस्पेक्टर, आबकारी सब इंस्पेक्टर ओवर रेट का केस बना के और कागज डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को प्रदान करते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर उनकी आवक जावक करके कलेक्टर महोदय को देते हैं और कलेक्टर महोदय को पावर है कि वो दुकान सस्पेंड भी कर दें, जुर्माना भी कर दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये जो जन सुनवाई आवेदन लगे हैं जी, वो कलेक्टर साहब की संज्ञान में है?
तो कलेक्टर साहब उस पर कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है हाँ। उसमें ऐसा कुछ ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने उसमें ये लिखा कि हम मजदूर आदमी हैं और हम थक जाते हैं, रात को नींद नहीं आती है, शराब पी लेते हैं, सब कम करा दिया है। नहीं, ये तो मैंने मान लिया कि ये उसमें ये लिखा हुआ है। एक आम आदमी को लिखने का भी तो नहीं पता कि उस लिखा क्या, लिखेगा क्या। मगर अब अगर कलेक्टर साहब के संज्ञान में मामला है, केंद्रीय मंत्री जी के संज्ञान में मामला है, तो इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। बल्कि हमने तो कल मीटिंग की सब कांग्रेस वालों ने, हाँ, कि यदि ओवर रेट ये ठेकेदार ले रहे हैं, हाँ, और अगर आपको तो बैठे बैठा मुद्दा मिल गया। हाँ बैठ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, वो मुद्दा ये सही दिया था, हम ही इंतजार कर रहे हैं। मजदूर वर्ग का चहेता बनने का कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका है। नहीं, और ये सही भी है, गलत भी नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर ओवर रेट यदि कोई ठेकेदार ले रहा है और हमारा मजदूर वर्ग परेशान है, और परसों जो सिंधिया जी को उन्होंने पत्र दिया, लेटर दिया, कम करने का आवेदन दिया, वो आवेदन पे यदि सुनवाई नहीं होती है तो हम कांग्रेस पार्टी आगे चल के एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसके विरुद्ध, और जो है गरीब मजदूर वर्ग की हेल्प करेंगे। जी, जन समस्या जो शिविर लगा था जी, उसमें आपने देखा करीब 2000 आवेदन आए, तो आपको क्या लगता है प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं जी, उसमें आम आदमी को सुविधाएं मिलने में कितनी दिक्कत आती है? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो जो सारे आवेदन आए वो हाँ। ऑनलाइन चढ़े हुए हैं, तो सिंधिया जी को संज्ञान लेना चाहिए। चाहे उनको भली 8 दिन लग जाए, के सारे आवेदनों की जांच करना चाहिए। जब वो कहते हैं कि मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे परिवार के लोग अपनी परेशानी से उन्हें अवगत करा रहे हैं, तो उनको ये बात देखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए उनको। और जहाँ तक ये दारू वाले ने शिकायत करी, गरीब आदमी ने, बेचारे ने, मजदूर ने, कि साहब यहाँ उसकी रेट कम की जाए, तो उन्हें सिंधिया जी को भी और प्रशासन को भी इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ये ठेकेदार MRP और MSP से ज़्यादा तो पैसा नहीं वसूल रहे, ओवर रेट तो नहीं ले रहे ग्राहक से, शायद वो इसलिए चिल्ला रहे हो कि साहब यहाँ महंगाई ज़्यादा है। नहीं, ये पड़ताल तो हमने की जी, जो बताया गया, तो उसमें तो ओवर रेट का हमको लगा ऐसा कि ओवर रेट है। हम आपके मुद्दे बात करते हैं। अब आप राजनीति में हैं, तो एक ऐसा कोई अनुभव बताइए, आपको कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, आप पर्सनली कौन कौन सी परेशानी झेल रहे हैं एक राजनेता बनने के बाद? तो राजनीति में या सर्विस में? सर्विस तो आपकी हो गई। जी हाँ, राजनीति अब में। उसके बाद आप राजनीति में हैं, राजनेताओं की तमाम दुश्मन होती हैं। हाँ, होती है, ये बात सही है। आपको व्यावहारिक तौर पे कितना दिक्कत झेलना पड़ती है, और आप ऐसी पार्टी के राजनेता हैं जिसको कई जगह तो खाता भी नहीं खुल रहा है। हाँ, ये बात सही, बिल्कुल सही है आपका कहना, है ना। तो क्या दिक्कत है आपको? अभी हमको साहब इसलिए कोई परेशानी नहीं आ रही कि एक तो शासन नहीं है हमारा कांग्रेस का, ठीक है, मगर सत्ताधारी तो निशाने पे लेते हैं। नहीं, निशाने पे लेते हैं, लेकिन वो सत्ताधारी हमें पता है कि इनको कोई पावर नहीं है, कि सरकार नहीं है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम कोई फोकस नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, इसलिए नहीं कर रहे हो। वो समझ रहे हैं कि हाथ में कुछ है नहीं है, पावर नहीं है। और जब आप आंदोलन करने लगेंगे तब? हाँ, बिल्कुल करेंगे, और पूरे मजदूरों को साथ आपको कोशिश करेंगे ना वो कि आप तो उनके पाले में आ जाएं? हाँ, कोशिश करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, भविष्य की क्या विचारधारा है आपकी, भविष्य की क्या प्राथमिकताएं, आप अपने क्षेत्र में विकास के लिए कौन कौन सी योजना बना रहे हैं अगर आपको मौका मिलता है? जी, देखो, भविष्य के लिए मैं सन 2023 में हमारे आदरणीय बैजनाथ सिंह जी को टिकट मिला था विधानसभा का। ठीक है। मैंने भी काफ़ी कोशिश की, और यहाँ तक कि आदरणीय कमलनाथ जी के हम लोग 5वीं बार पहुँचा तो उन्हें अंदर बैठा कर मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा जी, मतलब आपने टिकट की दावेदारी की। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया खड़े होकर के, लो अग्रवाल साहब, ये कॉलर्स मैंने आपको दिया, यहाँ तक बात है मुझे। अच्छा, जी हाँ, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी आती है, मुझे पार्टी में कोई अच्छा पद मिलता है या कुछ होता है, तो मैं बिल्कुल जो है परेशान वर्ग के साथ हूँ, जिसकी जो भी परेशानी होगी मैं कंधे से कंधा मिला के उसके साथ तैयार। मतलब आप भविष्य में किसी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, विचार तो मेरा ये, क्यों, मैंने ये भी देखा कि अपन जब तक किसी बड़े पद पर नहीं होंगे तो अपन किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति की सहायता करने में भी थोड़ा सा कमजोर रहेंगे, असफल। सत्ता तो जरूरी है अगर किसी की मदद करनी है। तो युवाओं को क्या सलाह देते हैं आप? अभी मोदी जी ने एक उसमें कहा था कि करीब 1 लाख लोगों को, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। आपके नज़रिए में क्या है, युवाओं के लिए कहाँ स्थान पाते हैं आप राजनीति में? देखिए, मोदी जी ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, पर मेरा यहाँ तक सोच है
कि राजनीति में कोई भी आए, लेकिन निष्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति आए। अगर बेईमानों की फौज खड़ी हो गई व्यक्ति, अब जैसे आज कम से कम आपके सांसद और विधायक महोदय जब बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, कईयों पर केस चल रहे हैं, कई गवर्न वाले हैं, तो मेरा यह है कि साफ सुथरे स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में आए तो उसी से जनता का भला हो सकता है। अगर वो स्वच्छ और साफ नहीं है तो वो खुद का भला करेंगे, वो जनता का क्या भला करेंगे। तो मेरा यही सोच है कि राजनीति में कोई भी आए, स्वच्छ व्यक्ति आए, ईमानदार व्यक्ति आए, संघर्षशील व्यक्ति आए, तो वो ऐसा ही व्यक्ति था भला कर सकता है। ये बात सही बात। अच्छा, जाते जाते एक दो सवाल और हैं मेरे। राजनीतिक जीवन में आने के बाद स्वाभाविक बात है आपका निजी जीवन बदल जाता है, तो ये सार्वजनिक जीवन है, तो आपका कैसे कितना बदला है? नहीं बदल रहे जी, जो राजनीतिक जीवन में जैसे सीपरी मीटिंग अटेंड करना या भोपाल मीटिंग अटेंड करना या यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त प्रोग्राम करना, तो ये क्या है कि कभी कभी महीने में 1-2 दिन का वो पड़ता है, तो आराम से अपन अपने सार्वजनिक जीवन से 1-2 दिन निकाल लेते हैं, तो अपना पार्टी का भी काम हो जाता है, अपना कोई दिक्कत नहीं आती। राजनीति में आपका आदर्श कौन राजनेता है? क्या चीज़ है? आदर्श राजनेता कौन है आपके? अच्छा, आदर्श राजनेता जिनको देख के आपको लगता है कि मुझे उनकी तरह पॉलिटिक्स में आगे जाना है? आदर्श नेता तो मेरे साथ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। अच्छा जी, मैं उन्हें ही अपना आदर्श मानता हूँ। तो उनने कैसे प्रभावित किया आपको? मुझे ऐसे प्रभावित किया कि मैं 5-6 बार टिकट मांगने उनके यहाँ गया, तो मैंने उनकी बातों से देखा कि जो निष्पक्ष छवि वाले आदमी है और जो सटीक बात है, जो कार्यकर्ता के हित की बात है, वही उन्होंने बात की, तो मुझे लगा कि जो है ये निष्पक्ष व्यक्ति हैं। अच्छा जी, तो आपके नज़रिए से एक राजनेता में क्या विशेषता होनी चाहिए? राजनेता में सब यही विशेषता होना चाहिए कि उसे हर पल अपनी जनता के दुख सुख का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनता के वोट से ही तो राजनेता बनता है। और अगर वो राजनेता बनने के बाद और किसी पद पर पहुंचने के बाद अगर वो वोट देने वाली जनता का ख्याल नहीं रखेगा तो ऐसे राजनेता से क्या मतलब? तो उसको एक ही चीज रखना चाहिए राजनेता बनने के बाद कि अपने जो परेशान लोग हैं उनके दुख में साथ दे, कंधे से कंधा मिला के चले। शासन को भी अगर शासन भी नहीं मानता, अगर मान लो किसी गैर पार्टी का शासन है तो उसके बाद भी अन्याय हो रहा है किसी के साथ और शासन नहीं मान रहा, तो वो संघर्ष करे, मतलब जनता के साथ खड़ा है। जी, जनता के साथ कैसा राजनेता होना चाहिए। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल की ओर से हमने जो शुरुआत की है जी, एक पॉडकास्ट के तौर पे, और ऐसे राजनेताओं को हम लाना चाहते हैं दर्शकों के सामने जो अभी लाइमलाइट से दूर है, मगर जो सच्चे जनसेवक है, जो जनता के बीच में सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दर्शकों के लिए मेरा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ छवि वाले लोग कांग्रेस के साथ जुड़ें। कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है। जब देश आज़ाद हुआ लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, अरे नेहरू जी क्या करते हैं, अंग्रेज क्या छोड़ गए, भुखमरी, गरीबी, बीमारी, बेकारी। तो जैसे ये गरीब पिता अपने परिवार को संभालता ऐसे नेहरू जी ने संभाला, और जो उन्हीं की योजना है गरीबों के लिए, पट्टे लेना, पशु देना, सारी योजना गरीबों को उठाने के लिए उन्होंने की। अब वो ये कि भाजपा ने मतलब उस समय जो उचित लगा वो उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि सर्वहारा और गरीब वर्ग की पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और अधिकतर युवाओं को, अच्छे लोगों को कांग्रेस पार्टी मानना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। और कोई भी आए, अच्छा मुझे यहाँ का वो क्या नाम है सदस्यता प्रभारी बनाया, मेरे पास 4 फॉर्म में कट्टी भी रखी, अगर कोई भी व्यक्ति सदस्यता लेना चाहता है। नहीं, ये लाइन हम नहीं चलाएंगे, प्रचार है आपका प्रचार है पार्टी का। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमने जो शुरुआत की है हमारे चैनल ने, आप जैसे राजनेताओं को जनता के बीच में लाने का, ये हमारी शुरुआत कैसी है और आप शुभकामनाओं के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार शुरुआत है, और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसे ही एक परेशान व्यक्ति ने कीमत बढ़ाने का जो आवेदन दिया सिंधिया जी घटाने जी, तो आपने तुरंत उसकी सहायता की, उसका इंटरव्यू लिया, उससे परेशानियां पूछी, और फिर आप तो एक ऐसे पत्रकार हैं
जो अधिकतर कहीं भी कोई परेशान व्यक्ति होता है तो सबसे पहले बिना बुलाए उससे घर जाते हैं, उससे परेशानी पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी परेशानी मैं किस तरीके से हल कर सकूं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से असहाय और मजबूर लोगों की सहायता करते रहें।